अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपके सामने रखनी है। थोड़ा दो तीन पाकिस्तान की खबरें आपके सामने रखूं जिस पे मैं कुछ तबसरा करूंगा। इसके बाद आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करूंगा। उम्मीद है आप इस पे तवज्जो देंगे। अजीज दोस्तों, बिलावल भुट्टो इस वक्त भरपूर पब्लिसिटी कर रहे हैं कि मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्पेशली नाश्ते के प्रोग्राम में बुलाया। अजीज दोस्तों, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का एक ब्रेकफास्ट सेशन होता है और उसमें मतलब आपको अगर उसमें जाना है तो आपको एक टिकट खरीदनी होती है। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई कंसर्ट में आप जाते हैं या सिनेमा में जाते हैं या सर्कस में जाते हैं। ऐसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक नाश्ते का प्रोग्राम होता है, उसमें वो एक स्पीच करता है। वो बाकायदा पैसा खर्च करके जाना होता है, कोई इनविटेशन नहीं है। और इनविटेशन बिलावल को क्यों होगी? बिलावल इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बिलावल की पार्टी सिंध में रूल कर रही है। बिलावल का बाप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। फेडरल कैबिनेट की शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में बिलावल की पीपल्स पार्टी नहीं है। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बुलाना ही होगा तो बिलावल को क्यों बुलाएगा? पब्लिसिटी ऐसे की जा रही है क्योंकि उसको ग्रूम किया जा रहा है फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। एक तरफ पाकिस्तान आर्मी को मैसेज दिया जा रहा है कि देखो कैसा डैशिंग लीडर है और ये इंटरनेशनल लेवल पे बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। फलान डुमकान साला 2% का नहीं है ये, ठीक है ना। बेनज़ीर भुट्टो भी एक जागीरदारनी थी और ये है कि उसने कोई अच्छे काम नहीं किए, लेकिन चलो उसकी एक पर्सनालिटी थी, उसको बोलना आता था, उसके पास थी एक चीज़। लेकिन ये तो बिल्कुल ही बेकार किसी किस्म का इंसान ही नहीं है। ये बिल्कुल बोलना तक नहीं आता जिस आदमी को। जैसे आपके पास पप्पू है, हमारे यहाँ भी ये पप्पू है। तो एनीवे, ये वहाँ पे गया और पीछे बैठे हुए किसी आदमी को मोबाइल दे के बोला कि यार मेरी फ़ोटो खींच लो। तो इसकी फ़ोटो खींच के अब वो फ़ोटो की पब्लिसिटी कर रहा है। प्रोग्राम के बाद वहाँ पे कुछ स्पीकर्स की देखें 10 प्रोग्राम होते हैं उधर, रोज़ ही कुछ ना कुछ अमेरिका के सेनेट में, कांग्रेस में इधर उधर प्रोग्राम होते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ। वहाँ पे इसको स्पीच भी करवाई गई। तो ये सब पे खर्चा होता है। ये कोई इसका ऑफिशियल स्टेटस नहीं है। ट्रंप से हाथ तक नहीं मिला सका यह बंदा। भारत के फॉरेन मिनिस्टर ऑफिशियल इन्विटेशन पे गए थे। ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी में फ्रंट लाइन पे बिठाया गया था। पाकिस्तान का तो कोई नहीं था उधर। गए थे ये बिलावल और मोहसिन नकवी। लेकिन तो बहरहाल अब बिलावल का बाप इस वक्त चाइना के ट्रिप पे है। ये जो आप देख रहे हैं ना पिक्चर, ये गैंग ऑफ वासेपुर, सॉरी गैंग ऑफ सिंध। इसमें जो लेफ्ट साइड पे है ना, ये डॉक्टर आसिम है। डॉक्टर आसिम जब एमकेएम और पीपल्स पार्टी का अलायंस हुआ था 2008 में, बेनज़ीर के मरने के बाद जब इलेक्शन हुए थे और मुशर्रफ को भागना पड़ा था, तो जरदारी की पार्टी जीती थी सिंपैथी वोट बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की वजह से। तो उस वक्त एमकेएम भी बड़ी पार्टी थी, तो उस वजह से दोनों का अलायंस हुआ था। तो ये डॉक्टर आसिम लंदन आता रहता था। और इससे पहले भी मैं भी मेयर था तो डॉक्टर आसिम से कई इंटरेक्शंस होते थे, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी का और एमकेएम के दरमियान की कड़ी थी। ये मुहाजिर है लेकिन पीपल्स पार्टी में आसिफ जरदारी का दोस्त है, पर्सनल फ्रेंड है। कराची में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इसका। और एमकेएम और पीपल्स पार्टी के ज़्यादातर लोग पॉलिटिकल बीमारियों में उधर ही जाके एडमिट होते थे। और जब इमरान खान के दौर में फिर इसके ऊपर केसेस बने तो ये भी अपने हॉस्पिटल में जाके लेट गया था और बिल्कुल चल फिर नहीं सकता था। लेकिन अब मज़े से ट्रिपों पे जा रहा है, सब कुछ है। एक चाइना कटिंग का सिलसिला हुआ था जिसमें करप्शन के बहुत बड़े बड़े लैंड ग्रैबिंग हुई थी, जिसमें एमकेएम और पीपल्स पार्टी के लोग शामिल थे और आर्मी शामिल थी। आईएसआई बाकायदा इसमें शामिल थी। हम तो इसके गवाह हैं, फर्स्ट हैंड गवाह हैं। उसमें डॉक्टर आसिम वॉज द मेन पर्सन। चाइना कटिंग में ये होता था कि कराची में किसी भी इलाके में कोई ज़मीन का टुकड़ा कोई एमकेएम वाला बता दे, कोई पीपल्स पार्टी वाला, उस ज़मीन के टुकड़े को डॉक्टर आसिम
उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी और गवर्नमेंट के दूसरे कंपोनेंट के साथ मिलके उसको बेचना शुरू कर देते थे। किसकी ज़मीन है किसका है पता ही नहीं कुछ, सरकार की है प्राइवेट किसी आदमी की है कुछ, वो ज़मीन उन पेपरों पे फ़ौरन के फ़ौरन बेच दी जाती थी। कोई पार्क की ज़मीन है कोई कुछ। अब जिसने खरीदी वो बाद में रोता रहे। 1 साल के अंदर अंदर अरबों रुपए का ये काम हुआ था। डॉक्टर आसिम इसमें शामिल था और इमरान खान के दौर में इसके ऊपर 400 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम था। जो मिडल मैन है आसिफ जरदारी के बीच में जो खड़ा है वो इसाक डार है, करंट प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर। इससे पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे। पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो जितना सत्यानाश हुआ है इसमें मेनली यही फाइनेंस मिनिस्टर होता था। ये नवाज शरीफ का फ्रंटमैन है। डॉक्टर आसिम जरदारी का फ्रंटमैन है, ये नवाज शरीफ का फ्रंटमैन है। BMW की इंपोर्ट मोटरवे के अंदर मेट्रो के बनाने के अंदर इसने 300 अरब रुपए से ज़्यादा का घपला किया है। तीसरी तरफ जो है वो मोहसिन नकवी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का करंट चेयरमैन और होम मिनिस्टर। ये आर्मी का आसिम मुनीर का फ्रंटमैन है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इस पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि जो केयरटेकर सेटअप था जब, तो इसमें इसने गंदम की इंपोर्ट और दूसरे कई स्कैंडल्स के ज़रिए 250 अरब रुपए की करप्शन की है। और इन सब के बीच में जो है वो आसिफ जरदारी है, सबका चीफ डॉन, जिस पे पूरा पाकिस्तान एग्रीड है कि ये 90% है। ये गैंग ऑफ लाड़काना, गैंग ऑफ सिंध, गैंग ऑफ इस्लामाबाद, ये चाइना के ट्रिप पे गए हुए हैं। क्या करेंगे ये अब हम आपको क्या बताएं। अजीज दोस्तों, मैं अपने मेन पॉइंट की तरफ आता हूं, जिसकी वजह से मैंने आपको ज़हमत दी है कि एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम के नाम से मेरा जो फोरम है उसको मैं एक्टिविटी करता रहता हूं और मंथली न्यूज़लेटर भी निकालते थे, लेकिन बहरहाल उस पर खर्चा आता है और फाइनेंशियल सिचुएशन ना होने की वजह से, कहीं से कोई सपोर्ट ना होने की वजह से वो हमने मंथली सेशन तो अभी बंद किया हुआ है, लेकिन अब हम वापस मंथली न्यूज़लेटर शुरू करना चाहते हैं। साथ में हमने इस पे जो अब तक एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें लास्ट ईयर सितंबर में मैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जिनीवा सेशन अटेंड करने के लिए गया था। गुंजाइश ना होने की वजह से मैं सिर्फ 2 रात के स्टे पे वहाँ पे गया था। अपनी जेब से खर्च करके, अपने पर्सनल खर्चों को साइड पे रख के मैं गया था। वहाँ पे मैंने स्पीच भी की थी। मेरी 10 मिनट की स्पीच मैं एंड पे आपके लिए वापस लगा रहा हूँ, जो मैंने वहाँ पे सेमिनार में स्पीच की थी। वहाँ पे मैंने मेन कौंसिल हॉल में भी स्पीच की थी, वहाँ पे मैंने कई प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लिया था और 2 और सेमिनार में भी स्पीच की थी। इसके अलावा अक्टूबर में मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैडम कार्ला लोकहार्ट MP की होस्टशिप में एक कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें सिंधी, बलोच, कश्मीरी, पख्तून सब स्पीकर्स ने हिस्सा लिया था। उस पर भी देखें, नॉर्मली ये कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश पार्लियामेंट में रूम फ्री में बुक हो जाता है, लेकिन आपको मटेरियल प्रिंटिंग, वहाँ पे लोगों को खाना पीना करवाना, कुछ मतलब जो पार्टिसिपेंट आपके होते हैं, अब आप ये तो नहीं है कि आप इनको बुलाते हैं, स्पीच करवाते हैं, भगा देते हैं। तो ये लंदन है, महंगा शहर है, तो उस पर खर्चे हुए। फिर अब हमने की 29 जनवरी को कॉन्फ्रेंस, वो बॉब ब्लैकमैन MP ने होस्ट कर दी थी। अगेन खर्चे होते हैं। यहाँ से आपको मैं मामूली मिसाल देता हूँ कि यहाँ से मेरे घर से खाली सेंट्रल लंदन ब्रिटिश पार्लियामेंट आना जाना, मतलब ये है कि 17 पाउंड का तो ट्रांसपोर्ट लग गया। फिर आप किसी को कॉफ़ी पिलाएं कहीं पे, सेंट्रल लंदन दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में से एक है। वहाँ पे किसी को कॉफ़ी पिलाना, कोई केक खिला देना, पेस्ट्री खिला देना, क्रोसेंट खिला देना, तो ये सब खर्चे होते हैं। अब हमारी फरवरी में एक और कॉन्फ्रेंस की ट्राई हो रही है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और होपफुली वो एंड ऑफ फरवरी तक हो जाएगी, नेक्स्ट वीक डेट आ जाएगी। तो अब हम एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पाकिस्तान के जुडिशरी सिस्टम के ऊपर। तो और 24 फरवरी से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सेशन जिनीवा में शुरू हो रहा है। 5 हफ्ते का सेशन है,
एक ज़माना था जब हमें कुछ एनजीओज स्पॉन्सर करते थे तो मैं 4-4, 5-5 हफ्ते भी रहता था, लेकिन अब तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अब ये सेशन शुरू हो रहा है 24 फरवरी से 4 अप्रैल तक, लेकिन इसमें जो मेन हमारे पाकिस्तान डायस्पोरा की एक्टिविटीज़ हैं वो 17 मार्च से 21 मार्च तक का जो हफ्ता है उसमें है। 17 मार्च को मंडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन की एक्टिविटीज़ हैं। और मैंने एक एनजीओ से कांटेक्ट किया जिसने मुझे सितंबर में भी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के कंपाउंड में दाखिल होने के लिए आपको एक बैच चाहिए, वो बैच फिर आपको अंदर इंटरवेंशन यानी मेन काउंसिल हॉल में स्पीच वगैरह चाहिए। तो मुझे लास्ट टाइम एक अफ्रीकन एनजीओ है जिनके साथ मैंने तकरीबन 20 साल से काम किया है। अर्ली 2000s में मेरे इनके कनेक्शन बने थे और इनके मुख्तलिफ एनजीओज़ के लिए मैं स्पीचेस करता था, रिपोर्ट्स बनाता था, रिपोर्ट्स प्रेजेंट करता था, मुख्तलिफ सेमिनार्स में हम हिस्सा लेते थे। तो उनसे मेरे ताल्लुकात थे। तो उन्होंने मुझे लास्ट ईयर सितंबर में बैच दिया था जिसको एक्रेडिटेशन कार्ड कहते हैं, जो कि मुझे यूनाइटेड नेशंस में सेशन के दौरान अंदर आने जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, सारा अंदर जो भी एक्टिविटीज़ के लिए काम आता है। और फिर वहाँ पे एक स्पीच भी दी थी। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं पिछली बार भी आपको कोई फाइनेंशियल वो हेल्प नहीं कर सका था, लेकिन मैंने आपको बैच दे दिया था, एक स्पीच दे दी थी और मेरे सेमिनार में आपने स्पीच की थी। तो इस बार भी मैं आपको बैच देने को तैयार हूँ, एक स्पीच देने को तैयार हूँ और मेरे सेमिनार में आप स्पीच कर सकते हैं, लेकिन खर्चा आपका होगा। तो अजीज़ दोस्तों, 5 हफ्ते तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि जिनीवा जाने का मतलब है 250-300 पाउंड का टिकट है और फिर वहाँ पे होटल कम से कम सस्ते से सस्ता भी। आप, मैंने उस वक्त भी आपको जब जिनीवा गया था मैंने सितंबर में, तो आपको पूरी डिटेल बताई थी कि किस तरह मेरे को हालात पड़े थे वहाँ पे। कुछ सीरियन लोगों का भी मुझे मसला हुआ था और डिटेल आपको बताई थी। तो होटल भी सस्ते में सस्ता अगर मैं करता हूँ तो 100 पाउंड पर नाइट होटल मिलेगा और खाना पीना वहाँ पे बहुत महंगा है। जिनीवा इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़। तो खर्चा काफ़ी है। अब ये है कि आप लोगों से मैं मदद की दरख्वास्त करता हूँ, हमेशा आपसे ही मांगिए। और आप लोगों ने हमेशा जो मदद की है उसको मैंने सही रास्ते पे लगाई है, इसको हम पर्सनल यूज़ नहीं किया है। आपको याद होगा 26/11 के हवाले से जो सेंट्रल लंदन में डिस्प्ले ट्रक चलाना था और सारा काम था, वो भी मैंने, आपने मुझे मदद की थी और मैंने पूरा हिसाब किताब भी आपको वीडियो में बताया था कि कितने का डिस्प्ले ट्रक लगा, कितने का प्रिंटिंग हुआ, कितने का सारा उधर खर्चा हुआ, जो भी था। फिर प्रोटेस्ट किया था जिसमें 150-200 लोगों को जमा किया था पाकिस्तान एम्बेसी के सामने, वो सब आपको मैंने बताया था। उस प्रोटेस्ट में पानी की बोतलें और ये सब, तो पूरा आपने जो हिसाब किताब भेजा था वो पूरे का पूरा हिसाब मैंने ईमानदारी से उसमें लगाया था। अब मैं अपने एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम की इन एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो आप लोगों से मदद की दरख्वास्त है। आप 100 रुपया भी देंगे तो 1 पाउंड बनता है, लेकिन इतने सारे लोग हैं, इतने सारे आप हैं, तो अगर आप थोड़ी थोड़ी भी मदद करेंगे तो मैं अपनी इन ह्यूमन राइट्स की एक्टिविटीज़ को, देखें, पाकिस्तान को एक्सपोज करना ज़रूरी है। आप सोचें कि आईएसआई वाले इतने लोगों को भारत के खिलाफ एक्टिवेट किया हुआ है, खालिस्तानियों को किया हुआ है, दूसरे बाहर बैठ के जो करते हैं, मिलियंस ऑफ पाउंड लगाते हैं, वो भारत को बदनाम करने के लिए मिलियंस ऑफ पाउंड लगाते हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप में हर जगह इन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं, उनके ऊपर खर्चा करते हैं। हमारा तो कोई पूछने वाला है नहीं। हमने तो कई लोगों से भारत की सरकार में इधर उधर भी कोशिश की, लेकिन कोई, तो आप लोगों की मदद से मैं इन एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने गो फंड वापस शुरू किया है इन एक्टिविटीज़ के लिए। प्लीज़ आगे बढ़ के इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन करें ताकि मैं जिनीवा भी जा सकूँ। मैं मेनली मैं 5 दिन के लिए यानी 4 नाइट्स के लिए जाऊं, मंडे को सुबह जाऊं, फ्राइडे की शाम को वापस आ जाऊं। उसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं कई प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, मैं कई सेमिनार्स में स्पीचेस कर सकता हूं। मुझे ऑलरेडी ऑफर्स आई हैं, 2 सेमिनार्स में स्पीच करने की ऑफ़र आई है और मेरी स्पीच का इम्पैक्ट होता है। आप एंड की मेरी स्पीच देख लें, मेरी स्पीच का इम्पैक्ट होता है।
तो मुझे आप अगर मदद करेंगे तो मैं जिनीवा भी जा सकूंगा, और ये जो फरवरी की जो कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश पार्लियामेंट में करनी है उसमें भी मुझे मटेरियल, अक्टूबर की कॉन्फ्रेंस का मटेरियल मैंने जनवरी की कॉन्फ्रेंस में भी चला लिया, लेकिन एक ही मटेरियल बार बार आप नहीं चला सकते। अब पाकिस्तान में अक्टूबर से अब तक कितनी चीज़ें हुई हैं, पख्तून इश्यूज़ पे, बलोच इश्यूज़ पे, सिंधी इश्यूज़ पे, माइनॉरिटीज़ के हवाले से, ये सब चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए भी प्रिंटिंग के लिए चाहिए होगा, तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि आप बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना भी कर सकते हैं। 100 रुपया भी करेंगे तो 100 रुपया करके भी इनफ हो जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट। ये गो फंड है, इसके अलावा ऊपर आपके सामने यूपीआई भी लगा हुआ है, नीचे पेपाल भी लगा हुआ है। तो प्लीज़ सपोर्ट इट सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। Friends, respected ladies and gentlemen, good afternoon. I'll start with my friend. When I came to Geneva first time in 1994, I met this great soul from occupied Tamil land of Sri Lanka. And he told me one thing. He said that, in Switzerland we have so many mountains and so many lakes. But in UN Switzerland you will find mountains of papers and lakes of coffees. And in 90s there were so many papers, now we are much paperless. Rest in peace, my friend. My appreciation to Dr. Charles Graves. I grew up as a human rights defender under his guidance, under his supervision. He has been a motivation because he comes from developed world, but he spent his life struggling for the rights, human rights of oppressed people of the world. Thank you, Dr. Charles, for always standing. And Mr. Bureau, thank you for giving opportunity to oppressed people to speak, to give platform, so that we can raise our voice. We, the peaceful human rights defenders, we don't take up arms, we take up papers and come here and express ourselves. Before starting to my country, Sindh, which has always been an independent state before 1947 when it was occupied on false promises by Punjabi army and Pakistan. I will come to Christopher. Christopher mentioned that Al-Qaeda is reviving in Afghanistan as per US intelligence reports. My question is that after spending more than 4 decades in Afghanistan, why still we are frightened with Al-Qaeda? It means that we don't want to remove, we don't want to eradicate Al-Qaeda. We targeted always Afghanistan. Why not Pakistan, which has been a nursery of terrorism? Global terrorism comes from Pakistan, under the direction of Pakistan's military, Punjabi military. Who created Al-Qaeda? Afghan groups were fighting against Soviet invasion in 70s, 80s, 90s. So who gathered the Muslim terrorist Mujahideen at that time from entire Muslim world? ISI, Pakistan's notorious inter-service intelligence, under the military of Pakistan. When after 9/11 we attacked Afghanistan, where did we find Osama bin Laden? Where did we find Abu Faraj al-Libi, Abu Zubaydah? All the notorious Al-Qaeda terrorists we found in Pakistan, yet we made Pakistan our partner. So our target was wrong. If you want to get rid of terrorism, sorry to say, get rid of Pakistan. Mr. Chairman, first I will come to my land where I was born, Sindh. Sindh, a prosperous country. All the invaders who invaded India in history, Sindh was the first target. Always, because it was one of the richest states of the world in history. 5,000-year-old civilization in Sindh.
we found ruins in Mohenjo-daro and today's capital of Sindh, Karachi. Mohenjo-daro before 5000 was more developed than today's Sindh. This was Sindh and this is Sindh today. We in Sindh run expenses of entire Pakistan, yet we don't get any civic facilities, we don't get any human rights. More than 50% of Pakistan's national exchequer comes from Sindh, while more than 50% of Pakistan's spending goes to Punjab of Pakistan, who contributes nothing to Pakistan. So why our targets are always wrong? Why international community is accepting Pakistan's branding of Pashtuns as a terrorist, while Pashtuns are the biggest victims of terrorism? So we have to correct our directions. I will also mention Balochistan. We human rights defenders, we face so many difficulties. I live in London, but I live in fear. I always fear for my life, for my liberty in London, because of my views, because of my human rights activities, and because of being a secular. Because I don't believe that religion is an imposing thing. Religion is a personal thing and it should be practiced personally, don't impose on others. And when I express these things, my life, my children's life becomes in danger. And we have witnesses. Sajid Baloch, a journalist, Baloch, fled Pakistan, sought asylum in Sweden, and his dead body was found in a river in Sweden. I was in Canada last month and I asked my friends there that take me to the place where we found body of Karima Baloch, a human rights defender. I met her before her death, few months before her death in Geneva. She was our colleague. And they took me in Toronto to Lake Ontario through a cruise to an island. And they said that she jumped from this island. Now listen, Karima Baloch went to university to attend her class, then she takes a ship, goes to island and jumps. And they said that it was suicide. Pakistan's ISI has no limits. 2 years back, Dutch police, Holland, they called British police and said that there is a Pakistani who has come from London to Rotterdam to kill a human rights defender, Ahmad Waqas Goraya, because he speaks truth about Pakistan's army. And we have found that he bought a knife in Rotterdam and he was raiding Ahmad Waqas Goraya's house. But he could not find him because we put him in a secret place. So now he is coming back to London, arrest him. So British police arrested him. They found WhatsApp chat in his mobile with ISI, and ISI had offered him £100,000 sterling to kill Ahmad Waqas Goraya. This is happening here and nobody is talking about the root cause of terrorism, which is Pakistan. Coming to another human rights defender who has sent me his statement to read here with the permission of Dr. Charles. Small statement. Yeah, 2 minutes. He is Mehran Baloch. He is a human rights defender from Balochistan. Dr. Charles Graves he has worked under Charles Graves also here. And he came to Geneva on British passport always. In 2016, when he came to attend United Nations Human Rights Session, he was arrested at Geneva airport on behest of Pakistan and deported back to London and put an embargo. He cannot come to Switzerland. With your permission, respected ladies and gentlemen, I am reading this piece on behalf of Mehran Baloch, who unfortunately can't travel to Switzerland due to a ban imposed by Switzerland on behalf of Pakistan. Terrorism is a global challenge, but South Asia in general, Balochistan region has suffered the economic, social and political terrorism at the hands of the state of Pakistan. Balochistan has been the epicenter of state terrorism. For example, during the Afghan war of the 80s, Pakistan promoted jihadi culture in Balochistan, which seriously damaged the secular social fabric of Balochi society. In the 90s, Pakistan heavily propagated extremism, at the same time tested nuclear bomb on Baloch soil. After 9/11, Pakistan embarked upon the most aggressive military campaign in Balochistan, where abduction, extrajudicial killing,
discovery of mass graves have been the order of the day. Pakistan was an ally of the West in the so-called war against terrorism. Throughout our history of occupation of Pakistan since 1948, the international community and in particular United Nations have failed the Baloch people and miserably failed to uphold the so-called principle they stand for. Friends, last point, I will come 1 minute only. Religious extremism in Pakistan is promoted. Last week in my land, Sindh, a Dr. Shahnawaz was killed in police station by police DIG who studied in Oxford University in London. He killed a man who was only charged with blasphemy. While he denied that I had done blasphemy, he was arrested and extrajudicially killed. 1 week before in KP, Pakistan, another soul was killed on the name of blasphemy. Pakistan is promoting terrorism on the name of Islam, and a notorious hate preacher, Dr. Zakir Naik, is guest of state of Pakistan next week to promote his extremist views in Pakistan. Thank you very much, ladies and gentlemen.